रस्में होती है, सब एक ही एल्बम बना के है, लेकिन बेचते भी यही करो। एक बच्चा अपने मम्मी पापा की शादी के एल्बम खोला, उसने पहला पेज खोला तो एकदम मुस्कुराया, तो बोला मम्मी पहचान लिया, ये तो गुलाबी साड़ी में तुम बैठी हो और तुम्हारे पास ये लंबे लंबे बाल वाला आदमी कौन बैठे। मम्मी बोली बेटा पहचाना नहीं, बोला नहीं पहचाना, बोला बिल्कुल नहीं पहचाना, बोला बिल्कुल नहीं पहचाना, बोले ये लंबे लंबे बाल वाला आदमी तेरा पापा है। तो बोला यही मेरा पापा है, तो यो घर में गंजा साल भी कौन रहा। तो समय के साथ ऐसी प्रस्तुति हो जाती है, अपने बच्चों को एकदम दिखाते रहे और अपने वर्तमान का फोटो भी दिखाते हैं ताकि भूल न हो। मेरा नाम है मास्टर महेंद्र, आदरणीय हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं और मैं मास्टर कविता पढ़ रहा हूँ, सबका आशीर्वाद। और बाबा जी के विषय में तो क्या कहूँ कि सुर भर देता है सुर के रागों में, भाग्य भर देता है अभागों में, ये वो हमारा मल्हार राग है, रोशनी भर देता है बुझे रागों। तो बाबू जी के लिए जोरदार तालियां। मेरी तो बिल्कुल मत बताओ, बिल्कुल आपने बजानी नहीं है, क्योंकि एक कवि सम्मेलन में मैंने कहा भाई मेरे लिए तालियां बजाओ, वो बीच में एक ताऊ खड़ा हो गया, वो धक्का था, वो बोले ना तेरी हमके बजावा, तेरी तो भगवान ने बजा रखी। आप कम बजा रहे हैं, कोई नहीं धीरे धीरे बजेगी भाई, कोई मोबाइल ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, वो फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए हरियाणा में मेरा नाम है मास्टर महेंद्र, झज्जर से आया हूँ और हरियाणा में मैं ऐसा मास्टर हूँ जी का मास है ही। मैं तो खाली मास के पीछे का जो त्र है ना वो बचा हुआ। एक कवि सम्मेलन में चला गया चंडीगढ़, एक सरदार जी मिल गए जो पीछे बैठे ऐसे ही, बोले मुंडा तू क्या करता है। मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक को तो नहीं लगता, तो क्या लगता हूँ, तो बोले तू अध्यापक लगता। तो एक अध्यापक कवि आपको प्रणाम करता है, बच्चे को ताली अगर आप मन करें तो बजा लेना। अच्छा सच्ची बात बताऊँ, एक बार तो चंद्रपरास की कंपनी वाले मेरे घर आ गए, कहने लगे मास्टर जी हमारे चंद्रपरास की ऐड कर दो, हमारा चंद्रपरास खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है। बोले आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे, हर एक चंद्रपरास के डिब्बे पे छेड़ देंगे और नीचे ये लिख देंगे अगर चंद्रपरास दिखाए तो इसे हो जाओ। अब कंपनी का खूब चंद्रपरास बिका, कंपनी ने 5 डिब्बे चंद्रपरास मेरे को दिया, मैंने वो दूध से लिया पर मुझे कोई असर नहीं। जब मैंने कंपनी को यह बात बताई तो कंपनी ने 50,000 की गड्डी थमाई। वो ये किस बात की। बोला किसी को भी ये मत कह देना तुमने हमारी कंपनी का अच्छा बड़ी बड़ी बुराई हो जाती है। ये अच्छे अच्छे बच्चे हैं, इनको देखने आते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जो मुझे देखने आए वो टाइम पे नहीं आए। मैं कितनी सच्ची बात बता, हम बाट देख रहे तो देखने वाले समय पर नहीं आए, तो मेरा बापू देखने वालों को देखने उनके घर चला गया, वहां से पकड़ के लाया। बोला कि हमारे लड़के को देखो। अब उन्होंने मेरे को देख के माथी पास वापिस चल पड़े। मेरा बापू बोले कि लड़का देख लिया। बोले हमने तो देख लिया, इसे डॉक्टर साहब को दिखा दो। तो ऐसे ऐसी घटनाएं हो जाती है। उनको मारा, पिताजी ने हाथ पा जोड़ के भाई इसकी कोई शादी नहीं करेगा तुम। तो अब उन्होंने शादी के हाँ बढ़ा, सच्ची बात है। अब शादी के लिए मैं घोड़ी पे बैठ गया और वहां से 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। मैं होके बारात के लिए तैयार होके घोड़ी पे सवार, हाथ में तलवार, पहुंचा दुल्हन के द्वार। उधर से दुल्हन आई, हाथ में वरमाला, इधर से मैं गया, मेरे हाथ में भी वरमाला। दुल्हन ने मुझे देखा, मैंने दुल्हन को देखा, मैंने दुल्हन को देखा, दुल्हन ने मुझे देखा और दुल्हन ने मुझे देख के 4 पंक्तियां करी कि छैल छबीला का हो सोना अनुसार, इतना सुंदर पति मिला कि जय करता। अब मैंने माला डाल, अब वो दुल्हन माला न डाली। अब ये रोई तो रही मेरे साथ था, ये बोला भाभी जी माला डालो। बोली ऐसे नहीं डालोगी। तो कैसे डालोगी। बोली मैंने इनके ऊपर 4 पंक्तियां बोली हैं,
जब तक ये मेरे ऊपर नहीं सुनाएंगे ना, मैं माला नहीं डालूंगा सराइया पे। बोली जब तक ये मेरे पे 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां नहीं सुनाएंगे, मैं माला नहीं डालूंगा। मैंने तो पर एक शेर सुनाया है, तो रोज चौधरी बोला मास्टर जी जल्दी से शेर बनाओ। तो मैंने दुल्हन की तरफ देख के तुरंत एक शेर बनाया था, जिससे मेरी शादी हुई। अगर समझ में आ जाए तो वो शेर आप ले जाना। मैंने दुल्हन की तरफ देख के तुरंत एक शेर बनाया कि हाथ में मेहंदी, पाँव में मेहंदी, और तूने मेहंदी खूब रचाई थी। हम तो तेरा बेटा बेटी, तू हमारी माई थी। वाह 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 वाह। और इस तरह हो गई थी हमारी ब्याह सगाई। बस मुझे कितनी देर जिंदा रहना, मतलब एक कविता। हेलो जी, एक कविता सुनाता हूँ। प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन बिल्कुल। एक बार पहले तालियां बजा दो, बाद में कोई आपने देखा होगा शादी होती है, शादी में फेरे होते हैं। फेरों के ऊपर जब मैं फेरे ले रहा था तो हमेशा आपने देखा होगा पंडित जी दुल्हन का हाथ लेके हाथ में लेता, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ। तो पंडित जी ने मेरा हाथ पकड़ के दुल्हन के हाथ में ले लिया। मैं बोला पंडित जी ये क्या किया? बोला चुप रहे, यही तेरी रक्षा करेगा। उसी दिन से मेरी रक्षा करेगा। अच्छा इनसे निपट नहीं सकता। तो एक छोटी सी कविता सर, प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन उनसे हास्य निकाला था। एक 9वीं क्लास के छोरे ने प्रेम पत्र पकड़ा, एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तक पकड़ा दिया, और छोरी ने वो छोरा उन्हें पकड़ा दिया। फिर वो प्रेम पत्र और वो छोरा जाके पीटीआई मास्टर को पकड़ा दिया। अब तो पीटीआई मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, लड़के को जोर से धमकाया, पर जब प्रेम पत्र खोल के पढ़ा तो मन मन मुस्काया। दुबले छोरी देख तने खान खाई छोरे की घंटी ले रहा किस है, इस बेचारे ने तेरे तक 20 माफी की एप्लीकेशन दे रहा। यह सुनते छोरा घबराया, उससे एकदम पसीना आया। दुबला जी तोड़ भी सारा पट लगा, इमन हेडमास्टर का एक तो साल आगे से मेरा कॉल आ गया, जब 20 माफी की एप्लीकेशन या छोरी दे रही है तो प्रेम पत्र हेडमास्टर को ना जा दिया। वाह वाह वाह। हेडमास्टर ने जो मनाई कर दी, उस छोरे की घड़ी पिटाई कर दी। जो मेरा नालायक तने घटना था किसी और गला खस लेता। अरे स्कूल में घने मास्टर बैठी है, तो हेडमास्टर तो बख्श देता। यह सुनते छोरा करके खड़ा हो गया, हेडमास्टर की बैच पकड़ के खड़ा हो गया। हेडमास्टर बोला पकड़ा है, मेरी बैच ने पकड़ा है। छोरा आंदोलन ने बोला कि मैं इस कारण आपकी बैच कैसे पकड़ा तो प्रेम पत्र पर तो मैंने दुनिया की पिटती देखी, आज मैं एप्लीकेशन पे बैठ जाता। वाह 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 वाह। उनके लिए होनी चाहिए। बहुत अच्छी इन्होंने हास्य की यहाँ कविताएं आपको सुनाई। अच्छा इन्हें देख के लगता है कि देश में भुखमरी है, और विकास जी को आप देखोगे तो लगेगा किसके कारण है। और बहुत अच्छी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं हमारे सामने, और मास्टर जी ने कविता पढ़ी। यहाँ तो अच्छी है शिक्षा की व्यवस्था। मैं सर अपने यहाँ की बताता हूँ, केवल एक घटना, उसके बाद अगले कवि को बुलाता हूँ। हमारे यहाँ एक टीचर से बच्चे ने पूछा ये बताओ 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई, इन दोनों में से वजन किसमें ज्यादा है? बच्चा बोला गुरुजी 1 किलो लोहे में वजन ज्यादा है। टीचर ने कहा मूर्ख, जब दोनों का वजन 1 किलो है फिर लोहे में कैसे वजन ज्यादा है? बच्चा बोला गुरुजी 1 किलो लोहा मुझे दो, 1 किलो रुई आप लो, आप मेरे सर में मारो और मैं आपके सर में मारूं, पता चल जाएगा वजन किसमें ज्यादा है। अच्छा गुरुजी को गुस्सा आया, गुरुजी ने एकदम उसकी तरफ बच्चे की तरफ देखा और कहा खड़ा हो जा, क्या नाम है तेरा? बच्चे ने अपना नाम बताया। बच्चे ने नाम बताया, गुरुजी ने कहा तेरे पिताजी का नाम? बच्चा बोला कौन से वाले? हाँ मतलब आप लोगों को तो हंसी आई होगी। जैसे ही गुरुजी ने ये कहा गुरुजी को गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा मूर्ख तू क्या, कितने पिताजी हैं तेरे? बच्चा बोला गुरुजी मेरी छोड़ो, मैं आपको बता सकता हूँ जो 5 है। अब गुरुजी को और गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा अगर आज तू नहीं बता पाया तो क्लास के बाहर तुझे पूरे दिन मुर्गा बनाऊंगा। बच्चे के तर्क सुनना और कवि सम्मेलन को और ऊर्जा देना अपने। बच्चे ने जैसे गुरुजी ने कहा कि बता, बच्चा बोला सुनो गुरुजी, पहले परम पिता परमात्मा आपके पिताजी हैं या नहीं? गुरुजी ने कहा वो तो सबके हैं, बिल्कुल है। बोले ठीक, दूसरे? कि दूसरे आपके अपने पिताजी।
गुरुजी ने कहा ठीक, 2 हो गए, तीसरा बता। तीसरे बच्चा बोला गुरुजी ये बताओ पत्नी के पिताजी को क्या कहते हो? हाँ, समझ में आई हो तो ताली बजाओ। अगर तीसरे पिताजी को जो नहीं पहचान पाते उनके लिए घर में नीला ड्रम भी होता है। गुरुजी ने कहा ठीक, 3 हो गए, चौथा बता। चौथे जवाब पे सबके हाथ खोले पीछे तक, अभी तक तालियां नहीं आई है, पीछे से वहां से भी है। गुरुजी ने कहा ठीक, 3 हो गए, चौथा बता। बच्चा बोला गुरुजी गाय हमारी माता है तो। अच्छा ठीक, 4 हो गए, 5वें जवाब पे गुरुजी बेहोश। जैसे ही गुरुजी ने कहा 5वां बता, बच्चा बोला गुरुजी जब कहीं अटकती या फंसती है तो मजबूरी में गधे को भी। एक बार तालियां बजाइए और कार्यक्रम को ऊर्जा दीजिए। लगना चाहिए कि एक उत्सव हो रहा है और उस उत्सव में हम सब लोग सम्मिलित हैं, क्योंकि अब मैं जिसे बुलाने जा रहा हूं वो ऐसे तेवर का कवि है जिसे सुनने के लिए, जिसे आप सुनेंगे तो मुझे पता है इस थोड़ी देर के लिए इस हॉल का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, आपकी भुजाएं भी फड़केगी और तालियों की गूंज भी यहाँ भी सुनाई देगी। अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूँ वो ओजस्विता का, तेजस्विता का एक ऐसा स्वर है जो हमारे राष्ट्रीय कवि संगम से निकलकर पूरे देश में राष्ट्रवाद की ऐसी अलग जगाता है कि जब मोहित शौर्य को लोग सुनते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि हॉल पूरा केवल तालियों की गड़गड़ाहट तब तक होती जब तक वो पढ़ते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ और ये कहकर करता हूँ डॉक्टर शिवोम अंबर की इन पंक्तियों से कि निर्भय होकर गाते हैं युग की गायत्री, राजा क्या का हम अनुवाद नहीं करते और झुकते हैं तो संतों के श्री चरणों में, सामंतों से हम संवाद नहीं करते। एक बार तालियां बजाइए और मोहित शौर्य। जीना सिखाते जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ। ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगा, मंच बहुत समृद्ध है कविता सुनाता हूँ। वाह वाह वाह। अपने शब्दों की शक्ति के सामर्थ्य से सनातन समाज और साहित्य की साधना को सकारात्मक रूप से साकार करके सफलता के शीर्ष पर स्थापित कर देने वाले सरस्वती के सामर्थ्य बेटे और बेटियां आपके आंगन में आए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार और जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। मैं अपने क्रम में हूं, 10 मिनट इस माइक पर हूं, उसके बाद आपके दिल में। हालांकि कुछ दिन पहले रोहिणी में कवि सम्मेलन था, सभी ने 12 मिनट कविता पढ़ी, रोहित भाई मैंने 9 मिनट पढ़ी। पंडित नमन जी गवाह को मैं माइक पर मंच पर आए, उन्होंने कहा कि सबने 12 मिनट, तुमने 9 मिनट क्यों पढ़ी? मैंने कहा 3 मिनट का संविधान दे रहा हूँ क्योंकि जगाधरी में पूरा करना है, इस बात में नहीं बोलता। आदरणीय बाबूजी बैठे हैं, कहीं स्वर्ग से बाबूजी हमें देख रहे होंगे या दृश्य होकर हमारे बीच में बैठे होंगे, तो इस बात पर बहुत प्रफुल्लित होंगे कि जिस मिशन को वो लेकर के चले, आज उनके बच्चे उस काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इस बात पर बहुत प्रफुल्लित होंगे। मैंने कभी लिखा कि जो खुशबू कि गम की रातों में भी आंसू को छिपा कर रोना, कितना मुश्किल है जमाने में पिता होना। वो भरी धूप में अंगार सा दहकता है, घर में आते ही पर एक फूल सा महकता है। अपने आंगन से मिटाने को सभी अंधियारे, एक जुगनू की तरह रात भर चमकता है। फर्ज के कर्ज की चादर को ओढ़ कर सोना, कितना मुश्किल है जमाने में एक पिता होना, कितना मुश्किल है जमाने में एक पिता होना। आदरणीय बाबूजी बैठे हैं, ये बात यहाँ नहीं कही तो कहीं और कहने का फायदा नहीं होगा। कोई बच्चा किसी सुदूर से इलाके में अभावों के मरुथल में बैठ करके कोई युवा कवि जब अपने मन के उद्गार कागज पर लिखता है, कोई कविता लिखता है, तो सोचता है कि कहाँ जाकर के सुनाऊं, कौन मंच देगा, कौन मुझे स्थान देगा। तो उस समय उस बालक की पीड़ा को समझ करके जगदीश मित्तल नाम के भागीरथ राष्ट्र कवि संगम नाम की गंगा की धारा को लेकर के उस बच्चे के पास तक जाते हैं और उसके शब्दों की खुशबू को उस धारा में बहा करके पूरे देश में पहुंचाने का काम करते हैं। ये बड़ा काम आपका जगाधरी का लाल करता है, इसलिए तालियां थोड़ी बड़ी कर दीजिएगा आपका। कविता पढ़ूं उससे पहले निवेदन सिर्फ इतना है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। भैया थोड़ी सी अगर बढ़ सकती हो तो प्लीज बढ़ो। मन में मानवता व दिल में देश रख कर। मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। और एक बात और कहता चलो, एक टिप्पणी कहता चलो, कविता शुरू करता हूँ। कभी कोई कलाकार नहीं होता, कलाकार बहुत हो गए इस देश में। सुनना रोहित भाई, बहुत सारे कलाकार सिंगर्स हैं,
डांसर से, एक्टर से, म्यूजिक आर्टिस्ट से, बहुत कलाकार है। कवि कलाकार नहीं होता, कवि विचार होता है। मैं भी कुछ विचार लेकर के आपके सामने आया हूं। अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत ना हो तो आपका अधिकार है कि आप मेरा विरोध करें, लेकिन अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत हो तो आपका समर्थन इतना जबरदस्त हो कि आपके समर्थन को देख करके इस देश में और 10 कोविड शौर्य खड़े हो जाएं और वो उलाला उलाला छोड़ करके मां भारती की वंदना करने लगे, इस राष्ट्र की आराधना करने लगे। ये आपकी बात है। अगर सुनना ही है मुझको तो फिर दिल में देश रखकर बैठना। भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के। किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। मुर्शिदाबाद में, बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसकी वीडियो सामने आती है तो मन विचलित होता है। अशोक दादा, ममता दीदी लगा रखा है। ये कभी कुछ कहना चाहता है, ये बात उस प्रदेश की मुख्यमंत्री तक पहुंचे। मैं मन मांगता हूं कुछ नया लिख करके लाया हूं तो आपका मन मांगता हूं सुनेगा कि जाति भाषा संप्रदाय में ही सब बंटवा दिए। चंद वोटों के लिए लाशों से घर बंटवा दिए। एक ये बहनें हैं जो गैरों को राखी बांधती हैं, एक ये बहनें हैं जो गैरों को राखी बांधती हैं। एक वो दीदी है जिसने भाई ही कटवा दिए, एक वो दीदी है जिसने भाई ही कटवा दिए, एक वो दीदी है जिसने भाई ही कटवा दिए। और एक श्रीमान और बोले मुंबई से, 2 पिक्चर हिट क्या हो गई तो जबान 1.5 फुट की हो गई, ब्राह्मणों को गालियां देती। या पंडित नमन जी बैठे, मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं, कवि की जिम्मेदारी है जवाब देना। आपने अच्छा काम किया तो हमने तारीफ करी, आपको दौलत और शोहरत दी, लेकिन कुछ गलत बोलोगे तो सोचना भी मत कि हम चुप बैठ जाएंगे। मैं 4 पंक्तियां आपके हवाले से पढ़ता हूं। मन मेरे पंक्तियां मुंबई तक पहुंचे, आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि चाणक्य का ज्ञान तो छोड़ो, चाणक्य का ज्ञान तो छोड़ो, चाल भी नहीं हो तुम। स्वागत है कि चाणक्य की चाल तो छोड़ो, ज्ञान नहीं हो तुम। चाणक्य का ज्ञान तो छोड़ो, चाल बराबर भी नहीं। चाणक्य का ज्ञान तो छोड़ो, चाल बराबर भी नहीं। परशुराम का फरसा छोड़ो, ढाल बराबर भी नहीं। बैठ के मुंबई में ब्राह्मण को गाली देने वाले सुन, तेरा वजूद ब्राह्मणों के बाल बराबर भी नहीं। तेरा वजूद ब्राह्मणों के बाल बराबर भी नहीं। एक आगरा से श्रीमान बोले, जिन्हें आगरा के पागल खाने में होना था, गलती से सदन में चले गए सर, और वहां फिर से 1.5 फुट की जवान निकाल करके राणा सांगा पर टिप्पणी करती। मैं 4 पंक्तियां फिर आपका मन मांगता हूं कि कौन है राणा सांगा। कि पलक झपकते बख्श चीरते मेवाड़ी चीता था वो, मेवाड़ी चीता था वो। मातृभूमि की रक्षा हेतु काल कूट पीता था वो। जितनी सीटें पाकर के तुम काल बचाने लगते हो, जितनी सीटें पाकर के तुम ज्ञान बांटने लगते हो, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो। इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो। राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम, राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम। अनादर में उठी हर एक भुजा को छांट देंगे हम। सियासी लोग भी सुन लें, सदन के रोग भी सुन लें, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम। अगर राणा को उसके मन में जो आएगा वो कुछ भी करेगा। ये राजनीति तय करेगी कि हिंदुस्तान का इतिहास क्या है, हिंदुस्तान का स्वाभिमान क्या है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि धर्म को पार लेकर के गई पतवार राणा की। तुम्हें नहीं पता कि 80 घाव लेकर के जिया कैसे जाता है। तुम अपने चुनाव नहीं जीत पाते और टिप्पणी उस पर कर रहे हो जिसने 100 युद्ध जीते। तब मन में लक्ष्य का मन मानता सुनेगा कि धर्म को पार लेकर के गई पतवार राणा की। और दुख इस बात का भी है बाबूजी कि एक बार पार्टी के किसी व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी, एक बार भी नहीं मांगी। एक ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं हम, महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। धर्म को पार लेकर के गई पतवार राणा की। लेकिन आपकी जमानत पर पढ़ता हूं, समर्थन करना तो लगे कि समर्थन है। धर्म को पार लेकर के गई पतवार राणा की। मुगलिया काल पर भारी रही जलगार राणा की। गिरे हो वोट की खातिर, मगर ये ध्यान भी रखना, तेरी सत्ता को ही ना चीर दे तलवार राणा की। सत्ता को ही ना
चीर दे तलवार राणा की, इसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते। राणा सांगा नहीं होते तो क्या होता, ये आपको सूचित करना चाहता हूं। इसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते। सदन तो भूल जाओ, तुम कहीं पर सड़ रहे होते। अगर मेवाड़ की वो गर्दनें बलिदान ना देती, किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। 400 एकड़ का जंगल काट देगा तेलंगाना के अंदर। कारण पूछा सुदीप भैया तो बताया गया कि आईटी पार्क बनाएंगे, 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। बस एक सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, 5 लाख लोगों को तुम नौकरियां दोगे, लेकिन उन 10 लाख का क्या होगा जिनके आशियाने आपने छीन लिए, जिनके घर आपने छीन लिए। एक संजीव की कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपका मन मिले स्मरण नहीं है, लेकिन अगर भूलूंगा तो मोबाइल देखूंगा, आपका मन मिलेगा। स्वागत कि जो कलेजा चीर दे चीखें सुनाना चाहता हूँ सकते हैं, लेकिन कभी की जिम्मेदारी है कि समाज में कुछ गलत हो तो उस आवाज को उठाए। जो कलेजा चीर दे चीखें सुनाना चाहता हूँ, जंगलों से आई कुछ चीखें सुनाना चाहता हूँ। इंसान कितना गिर गया है ये बताना चाहता हूँ। भोगवादी भाव से संवेदना को बांट कर, भोगवादी भाव से संवेदना को बांट कर बिल्डिंग बनाई जा रही है जंगलों को काट कर। भूख इतनी बढ़ गई सारा जहां खा जाएंगे, ये समंदर चाट जाए आसमां खा जाएंगे। बेजुबानों की सड़क पर गर्दनें उतार दें, अपने बच्चों के लिए ये सबके बच्चे मार दें। खुश बहुत हैं जंगलों में पेड़ को उखाड़ कर, छोटे छोटे पक्षियों के घोंसले उजाड़ कर। पर लौट भी जाता है कर्मा ये जरा सा ज्ञान रखना, पर लौट भी जाता है कर्मा ये जरा सा ज्ञान रखना। उनके घर में घुस रहे हो ये मगर तुम ध्यान रखना। जंगलों के शेर गर्गो जग गए तो क्या करोगे, जंगलों के शेर गर्गो जग गए तो क्या करोगे। वो तुम्हारे घर में घुसने लग गए तो क्या करोगे। वो तुम्हारे घर में घुसने लग गए तो क्या करोगे। ये पेड़ पौधे जीव जंतु इस धरा की जान है, इनसे ही हम मानव बने, अपनी यही पहचान है। ईश्वर ने हमको है गढ़ा, उसने ही ये बनाए थे। जाके पढ़ना हमसे पहले ये धरा पर आए थे। ये जमीन उनकी भी है बस तुम नहीं हकदार हो, मालिक नहीं हो तुम यहाँ केवल किराएदार हो। भावना लिखती है मैंने कल्पना को रोककर, शौर्य सत्य बोलता है आज सीना ठोककर। ये न समझो ये धरा तुम जीव पक्षियों की ही है, ये न समझो ये धरा तुम जीव पक्षियों की ही है। तुमसे पहले ये धरती उन पशु पक्षियों की ही है। बहुत बढ़िया, उन पशु पक्षियों की है। और 1.5 मिनट में अपना मिशन पढ़ करके बैठना चाहता हूँ। मैं युवाओं से बात करता हूँ, मोटिवेशन का कवि हूँ, इंस्पिरेशन का कवि हूँ। कि जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ। विकराल समंदर लांघो माँ सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले। मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ। पर सागर कैसे पार करूँ मैं उड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूँ। भैया स्वागत है बोल भाई। मैं राम भक्त हूँ उड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूँ मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे राम दूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली। हे वानर यूथपति महाकाय तीन बंद में महावीर, राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरवीर। दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में दिलकर रखने वाले हैं कपिश्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में छूट गए हो, हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में छूट गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमान बस उड़ना भूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। हम यही बैठ करके सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको,
हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। बहती नदिया की धार बनो। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ के बैठ रहा हूं, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे विदा करेंगे, आपका प्यार लेकर के लौटना चाहता हूं। इस देश की युवा पीढ़ी को बनना क्या है, आपका मन मिले। बहती नदिया की धार बनो, बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, जलगार बनो, ललकार बनो, अहंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। कैसा लगा आपको काव्यपाठ मोहित भाई का? जैसा मैंने कहा वैसा था कि नहीं? एक बार तालियां बजाइए मोहित भाई के लिए, क्या जबरदस्त उन्होंने काव्यपाठ किया। और जिस हुंकार के लिए उन्हें जाना जाता है वो हुंकार आप सभी लोगों ने सुनी। आइए इस क्रम को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, समय का और दबाव बढ़ रहा है। आदरणीय मंत्री जी के पीछे आज युवा पागल हो जाते हैं। इस देश में सौंदर्य की शक्तियां भी वही हैं जो विश्व सुंदरी तक बन जाती है। इस देश में अर्थ की शक्ति सबसे बड़ी है अंबानी और अडानी की, लेकिन माफ करना साहब, इन सबकी शक्तियों में समग्र रूप से इतनी शक्ति नहीं है कि हिंदुस्तान के हर घर में अपनी एक फोटो भी भेज दें। ये केवल हिंदी की कविता का चमत्कार है कि एक लोक भाषा में लिखी हुई बाबा की श्री रामचरितमानस हिंदुस्तान के हर घर में विराजमान है। ये है कविता की ताकत। और इस ताकत को और आगे बढ़ाता हूं और मैं एक ऐसे कवि को आपके बीच बुलाने जा रहा हूं जिन्हें सुनने के लिए थोड़ा सा आपको मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो गीतकार है, गजलकार है, और ये गीत और गजल बहुत कोमल विधा होती है। ये मैं दावा करता हूं कि अगर आपने उन्हें मन से सुन लिया तो वो कानों के रास्ते होकर आपके दिल तक पहुंचने का पूरा हुनर रखते हैं। मैं भाई विकास यश कीर्ति जी को आमंत्रित कर रहा हूं ये कहकर कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। बशीर बद्र साहब ने लिखा कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मौन था उसने मुझे छूकर नहीं देखा। एक बार तालियां बजाइए और भाई विकास यश जिस व्यक्ति की घर में नहीं चलती वो लोग संचालन करते हैं, और उसका दम रोहित चौधरी दिखा रहे हैं। 4000 तालियां रोहित चौधरी के लिए बजाइए। नहीं, मैंने अपनी पत्नी को कई बार समझाया कि हर बात अपने मायके वालों को मत बताया करो। हाँ, तालियां बजा सकते हो आप। देखिए, हाँ, यूपी के लोग हरियाणा के लोग उससे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए मैं अपनी कविता शुरू कर रहा हूँ। अभी इस कवि सम्मेलन में आ गए थे मास्टर महेंद्र जी, अपना पार्थिव शरीर लेके मेरे साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। इनकी देख रहे हैं आप, इनकी देह पर दृष्टि डालिए, दृष्टि भारी पड़ जाएगी, देह लगी है। रास्ते में एक दुकान पे हम खड़े हुए, मास्टर महेंद्र एकदम धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे, कांपने लगे। मास्टर जी क्या हुआ? मास्टर जी धीरे से फ़ोन निकाला, बोला यार फ़ोन वाइब्रेशन मोड में था। तो ये इनकी देह का कमाल है। एक बार किसी की अंत्येष्टि में हमें जाना पड़ गया और हमारी ड्यूटी ये लगी कि आप जाके पहले जो लकड़ियाँ हैं वहाँ उनको तुलवा दीजिए। मैं और मास्टर महेंद्र जी शमशान घाट में चले गए। लकड़ियों में पत्ती काटने वाला मुझे बोले जिंदा ढा जाएंगे जी। जिस रस के लिए मुझे जाना जाता है, मैं संबंधों पे कविताएं करता हूँ। आदरणीय बाबूजी जगदीश मित्तल जी ने मुझे इस कवि सम्मेलन में आने के लिए आदेशित किया, और उनका आदेशित करने का तरीका था, उनका वाक्य सिर्फ ये था, हेलो, थोड़ा इको दे लीजिए आप इसको, पीछे आवाज़ आ रही है यहाँ तक सबकी जी। आवाज़ अगर इसकी साफ है तो मैं इसमें कविता पाठ करूँ जी।
मुझे आदरणीय बाबूजी ने आदेशित किया कि आपको कवि सम्मेलन में आना है, और बाबूजी का स्नेह, बाबूजी का प्यार देखिए। इन्होंने सिर्फ मुझे एक पंक्ति कही कि मेरे मायके में कवि सम्मेलन है, आपको आना है। तो बाबूजी को भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बाबूजी बहुत से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन पढ़े हैं, हमें भी यहाँ आके यही लग रहा है कि हम ननिहाल में अपनी कविताएं पढ़ रहे हैं। मेरी कविताएं रिश्तों पे कविताएं होती हैं, और बहुत से मुक्तक मैंने पिता के रेडियो पे लिखे हैं। वो मुक्तक अगर मैं आपके सामने ना रखूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा कुछ कर्तव्य अधूरा रह जाएगा। देखिए, पिताओं की बात हो रही, और मैं अपना काव्य पाठ बुजुर्गों से शुरू कर रहा हूँ। हमने अक्सर क्या देखा है कि बुजुर्ग अपने घर में रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उनकी संतान, उनके औलादें उम्र के आखिरी पड़ाव में उनको ये कहती हैं कि आपने हमारे लिए आज तक किया क्या है। उस दर्द को मैंने 4 पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है। मैं मंच का ध्यान चाहूँगा आदरणीय बंदा जी, सुजीत भाई, और ये 4 पंक्तियाँ मैं आपको सौंप रहा हूँ। अगर आप तक पहुँचे तो सदन के आखिरी व्यक्ति तक तालियां दें। थोड़ा एक को बेस बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। तो माइक देके आ दर्द का दरिया मेरा गहरा समंदर हो गया, दर्द का दरिया मेरा गहरा समंदर हो गया। क्या हंसा एक पल के हंसना ही बवंडर हो गया। खुश बहुत था मैं कभी ये ईंट पत्थर जोड़ कर, खुश बहुत था मैं कभी ये ईंट पत्थर जोड़ कर, पर मकान को घर बनाने में मैं खंडहर हो गया। पर मकान दरिया होके देखा है मैंने ऊंचे पर्वत को, एक दरिया होके देखा है मैंने बूढ़े बरगद को भी धीरज खो के देखा है। कल जब डोली उठती देखी घर आंगन से बहना की, कल जब डोली उठती देखी घर आंगन से बहना की, बाबा को भी छुप छुप कर बच्चों सा रोते देखा है। बाबा को भी छुप छुप कर बच्चों सा रोते देखा है। घर की छोटी छोटी खुशियों का संचार है बाबूजी, शुष्क देह में हरा भरा सा एक संसार है बाबूजी। फटी जूतियाँ मैला कुर्ता और पुरानी धोती में बिटिया की सजते मंडप का हर श्रृंगार है बाबूजी। बिटिया के सजते मंडप का हर श्रृंगार है बाबूजी। और 4 पंक्तियाँ दास्तां सुनकर ये छाले फूट जाते हैं, अगर रोती कहीं ममता शिवाले रूठ जाते हैं।
यदि परदेश में भी हो कहीं बेटे कभी भूखे, तो माताओं के हाथों से निवाले छूट जाते हैं। तो माताओं के हाथों से निवाले छूट जाते हैं। और बेटियों के पिता की बात कर रहा हूँ, एक बहुत नाजुक सा रिश्ता है। 2-3 मुक्त इन संबंध में आपको विवाह समारोह को याद कीजिए। बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, वो बात को मैंने 4 पंक्ति में लिखने की कोशिश की है। मधुर शहनाई में हम काश गम के खार ना बोलते, मधुर शहनाई में हम काश गम के खार ना बोलते, बनी जब लाडली दुल्हन नया हौसला पोते, विदा होते हुए मुझको बड़ी लगने लगी बिटिया, विदा होते हुए मुझको बड़ी लगने लगी बिटिया, कहा जब पहुँच कर आंसू कि पापा यूं नहीं रोते, कहा जब पहुँच कर आंसू कि पापा यूं नहीं रोते। आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। आयुर्वेदिक के डॉक्टर। समय का थोड़ा अभाव है। 2 नेक पथ सी हो गई राह मेरी जिंदगी की, नेक पथ सी हो गई, मुंह से निकली बात तेरी एक शपथ सी हो गई। आज रिक्शे से जो गुजरी तू मोहल्ले से मेरे, आज रिक्शे से जो गुजरी तू मोहल्ले से मेरे, संकरी गलियां बेचारी राजपथ सी हो गई, संकरी गलियां बेचारी राजपथ सी हो गई। दर्द दिल तेरी छुबन से प्रेम का रस हो गया, राह का पत्थर था मैं तो आज पार हो गया। दौड़ती है धुनियों में इस तरह से तू सदा, आत्मा कंगा हुई और तन बनारस हो गया, आत्मा कंगा हुई और तन बनारस हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया।